हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 11, जो कि आपके एक नए टॉपिक से स्टार्ट हो रही है क्लास, चैप्टर नंबर 7, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर को आगे शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हमने सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के बारे में ही पढ़ना है, उसके शेड्यूल और उसके डायग्राम के बारे में, और एग्रीगेट डिमांड के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसा कि आपने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी की जाती है। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर में हम क्या लेते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो किस तरीके से वो आपस में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, हम उनके बिहेवियर को चेक करते हैं, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और ये जो स्टडी की जाती है ना, ये एक छोटे लेवल पे की जाती है, एक इंडिविजुअल कस्टमर की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की। एक कंज्यूमर किस तरीके से गुड्स की डिमांड करता है, किस तरीके से वो अपने स्केर्ड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने वांट को सेटिस्फाई करता है, इक्विलिब्रियम अचीव करता है, लेवल कहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है, ये सब +1 में आपने पढ़ा था। प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रोडक्शन करता है, कॉस्ट डिसाइड करता है, और किस तरीके से वो गुड्स की सप्लाई करता है, किस लेवल पर कितनी सप्लाई करता है जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम ये दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर को चेक करते हैं, और छोटे लेवल पर हम इसको चेक करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, और जब इनके डिमांड और सप्लाई को हम आपस में एनालिसिस करते हैं तो उससे प्राइस डिटर्मिनेशन निकल के आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का जो मेन मोटिव है वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन, कि किस प्राइस पर प्रोड्यूसर अपनी गुड्स सप्लाई करे कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, ह्यूमंस बिहेवियर की स्टडी करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन नहीं, ह्यूमंस बिहेवियर की स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पर एस लगा दिया ह्यूमन के साथ। तो यहाँ पर हमारी इसमें क्या देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें जो एनालिसिस करने का जो तरीका होता है, स्टडी जो बिहेवियर करने का, जो बिहेवियर को स्टडी करने का जो तरीका होता है, स्कोप होता है, वो लार्ज स्केल पे होता है। इसीलिए यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम लिया गया। मैक्रो का मतलब होता है कि पूरी कंट्री में जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं वो टोटल जितनी डिमांड करते हैं गुड्स के लिए, वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। और प्रोड्यूसर डिमांड को देखते हुए जितनी टोटल गुड्स की सप्लाई करते हैं, सारे प्रोड्यूसर, चाहे वो आपका प्रोड्यूसर हो, आपका फार्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर हो, आपका कंज्यूमेबल गुड्स का, ग्रॉसरी का, या वो टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर हो, या वो ग्रॉसरी का प्रोड्यूसर हो, ग्रॉसरी गुड्स का, कंज्यूमेबल गुड्स का। तो जितने भी हमारी कंट्री में प्रोड्यूसर हैं वो जितनी टोटल गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एक होता है एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई। जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को आपस में एनालिसिस करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो उससे हमारा डिटर्मिनेशन होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। किस तरीके से होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है हमें, जो कंट्री में कंजम्पशन का लेवल है, लोग कितना गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, सर्विसेज कितनी ले रहे हैं, सेविंग कितनी कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, सेविंग हो गई, इनकम का लेवल क्या है कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, ये सारी बातें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को एनालिसिस करने से पता चलती हैं। तो इसीलिए हम एग्रीगेट डिमांड को अब पढ़ेंगे। यही हमारा रीज़न है कि कंट्री में कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितनी सेविंग हो रही है, क्या कंट्री में ट्रेंड चल रहा है कंजम्पशन का, क्या सेविंग का ट्रेंड चल रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। ये सब जानने के लिए हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते हैं। तो चलिए एग्रीगेट डिमांड की शुरुआत यहीं से करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है वो टोटल वैल्यू उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जिन्हें एक कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं, ऑल द सेक्टर्स का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। टोटल 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, जिसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। कि पूरी कंट्री में जो ओपन इकोनॉमी है जिसमें सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, 4 सेक्टर, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो ये सारे सेक्टर मिलकर पूरी कंट्री में जितनी फाइनल गुड्स की डिमांड करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम आगे आने वाले 1 साल में ये चारों सेक्टर मिलके इतना गुड्स का कंजम्पशन करेंगे, इतना गुड्स के ऊपर खर्चा करेंगे, वो टोटल जो वो डिमांड करते हैं, खर्च करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, वो कहलाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में
जितने भी सेक्टर्स हैं आर प्लानिंग टू बाय, वो प्लानिंग करते हैं बाय करने के लिए गुड्स और सर्विसेज जो तैयार हो चुकी हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जितनी उनकी लेवल ऑफ इनकम है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने, मतलब अकाउंटिंग मतलब 12 महीने के अंदर वो प्लानिंग करते हैं कि आगे आने वाले 12 महीने में हम इतनी डिमांड करेंगे, इतना कंजम्पशन करेंगे। वो गवर्नमेंट क्या करती है, एक आइडिया लेती है, तो उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड बट नॉट एक्चुअल, इट इज़ अ एस्टिमेटेड डिमांड। एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं हम, एक आइडिया लेते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि इतनी डिमांड करेंगे लोग, करने ही लिए आइडिया लेते हैं कि इतनी डिमांड होगी फ्यूचर में आगे आने वाले 1 साल में। उसके बाद कुछ लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कुछ लोगों के मन में कि एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में क्या फ़र्क होता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी सारे के सारे जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज, उनकी जो टोटल डिमांड है वो होती है एग्रीगेट डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये तो हो गया एग्रीगेट डिमांड कि पूरी कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में आने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो जितनी डिमांड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं, पूरी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे प्रोडक्ट की जो डिमांड करते हैं, सारे गुड्स की जो डिमांड करते हैं, सारे सर्विसेज की जो डिमांड करते हैं, वो एग्रीगेट डिमांड होता है। लेकिन मार्केट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन अ मार्केट। एक मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं एक प्रोडक्ट के लिए, किसी एक प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमने टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लिया, किसी कंपनी के एक टूथपेस्ट का हमने एग्जांपल ले लिया, तो उस टूथपेस्ट को लेने के लिए जितने भी एक मार्केट में कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए एक मार्केट में 10 कंज्यूमर्स हैं, तो एक मार्केट में जो 10 के 10 कंज्यूमर की जो टोटल डिमांड होगी एक प्रोडक्ट के लिए, वो मार्केट डिमांड कहलाती है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एग्रीगेट डिमांड जो है वो सारे सेक्टर्स को मिला के जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को बताता है। जैसे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें हम गवर्नमेंट और फर्म दोनों को लेकर चलते हैं, और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा फॉरेन सेक्टर में आता है। तो ये चारों कंपोनेंट जो हैं ये हमारे एक्सपेंडिचर को भी बताते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो एग्रीगेट डिमांड को बताते हैं। इन चारों कंपोनेंट को जोड़कर हमारा एग्रीगेट डिमांड बनता है। लेकिन हमने हमारे लिमिटेड सिलेबस को देखते हुए कि हमारे जो एकेडमिक का जो सिलेबस है +2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो लिमिटेड सिलेबस होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे हमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स को 2 सेक्टर मॉडल पढ़ाना है। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब ये है कि आपने इन कंपोनेंट्स में से सिर्फ 2 कंपोनेंट्स लेने हैं, एक हाउस होल्ड कंपोनेंट और एक फर्म, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर लेना है और एक फर्म एक्सपेंडिचर लेना है कि फर्म कितना एक्सपेंडिचर करेगी, फर्म कितना डिमांड करेगी और हाउस होल्ड कितना डिमांड करेगा। इवन दो एग्रीगेट डिमांड हैज़ 4 कंपोनेंट्स, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। We will assume that aggregate demand is a function of only consumption expenditure and investment expenditure। लेकिन हमने ये मान के चलना है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नॉट एक्चुअल जो हमारा जो रियलिटी में जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं। अगर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ ये पूछा जाए कि एग्रीगेट डिमांड को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हमें उसमें सिर्फ क्या करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल के बारे में। एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो इनकम का लेवल है वो पहले 0 है, फिर 100, फिर 200, 300। यहाँ पर वैल्यूज़ को आप रुपीज़ और करोड़ में ले सकते हैं, जैसे 100 करोड़ 200 करोड़। अब देखिए पहले 0 लेवल था इनकम का, फिर आपका 100 करोड़ हुआ, फिर 100 से 200 करोड़ हुआ, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। ये आपको इनकम का ट्रेंड दिया हुआ है कि 100 करोड़ से इनकम 200 करोड़ पे पहुंच गई, फिर 300 करोड़ पे, फिर 400, फिर 500, फिर 600। और उसके साथ साथ देखिए कंजम्पशन भी दिया हुआ है। कंजम्पशन देखिए 0 लेवल इनकम पे भी दिया हुआ है। तो 0 लेवल कंजम्पशन इनकम का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मीनिंग जो है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल। एक फैमिली में अगर इनकम है तो कंजम्पशन होगा, लेकिन अगर इनकम नहीं है तो उन्हें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। अगर एक फैमिली में मान लीजिए एक फादर हैं जो जॉब करते हैं, सैलरी लेकर आते हैं घर में, लेकिन अगर मान लीजिए वो जॉब के दौरान उनको सैलरी नहीं मिलती है, घर में सैलरी नहीं आती है, इनकम नहीं आती है, इनकम जनरेट नहीं होती है,
तो उस फैमिली में कंजम्पशन तो हो ही रहेगा, जो मिनिमम कंजम्पशन है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली का मिनिमम जो कंजम्पशन लेवल है, जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 या 15,000 रुपये, तो वो तो इनकम हो चाहे ना हो तब भी होगा, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन जैसे ही इनकम आती है खर्चा बढ़ता चला जाता है। जैसे यहाँ पर आपकी इनकम 100 करोड़ रुपए है तो 120 करोड़ रुपए आपका कंजम्पशन है। धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजम्पशन बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहाँ पर जो टर्म यूज़ हो रहा है वो फर्म के लिए हो रहा है, जो फर्म्स होती हैं। अब फर्म भी ऐसे ही करती हैं फर्म, लेकिन फर्म का एक ये रहता है कि फर्म की इन्वेस्टमेंट ना दो तरह की होती हैं। फर्म दो तरह की इन्वेस्टमेंट करती हैं, दो तरह का नेचर होता है इन्वेस्टमेंट करने का। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट ये फर्म के जो रिलेशन में ही बात हो रही है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है वो फर्म करती है अपने बिजनेस के लिए, जो भी फर्म खरीदती है खर्चा करती है, चाहे वो रॉ मटेरियल की बात हो चाहे वो फिक्स असेट्स की बात हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन इनकम। जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है उसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता। फर्म ने पहले से ही प्लानिंग की होती है कि हमें वो खर्चा करना ही करना है। ठीक है, इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर और इट इज़ जनरली डन मेड बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट भी करती है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी इनकम से मतलब नहीं होता। अब जैसे रेलवे अगर नुकसान में जा रही है तो गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी भाई वो नुकसान में जा रही है तो उसी हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट कम करेगी। और अगर उन्होंने ट्रेन चलानी है, नई ट्रेन लॉन्च करनी है, नए ट्रैक्स बनाने हैं तो वो बनाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि हम लॉस में जा रहे हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ही करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनी अपने बिजनेस में और पैसा लगाएगी, प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो नहीं लगाएगी। लेकिन अगर हम एक छोटे से लेवल पे बात करें, एक अलग से हट के बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करती है। तो मैं सिर्फ आपको इंड्यूस और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहाँ प्रॉफिट या इनकम को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट की जाती है कि इनकम ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर ऐसा करते हैं। और ये नीचे आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का एक डायग्राम भी दिया हुआ है कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है उसका बिल्कुल जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जो लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इस लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इनकम का इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकम चाहे कैसी भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट तो उतनी रहेगी जितनी डिसाइडेड है। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो इनकम के हिसाब से बढ़ती रहती है, इनकम बढ़ती रहेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर हमें स्टडी के लिए जो बताया गया है इन्वेस्टमेंट का, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बताया गया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखिए, जीरो लेवल पर यहाँ पर 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट, इनकम से कोई मतलब नहीं है। देखिए, जीरो इनकम है फिर भी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए की फर्म ने की है, प्लान किया है फर्म ने कि हम 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये होता कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। वैसे जनरली तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट को देख के, इनकम को देख के इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम से जिसका कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे मान लीजिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी, या इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हर कंपनी क्या होती है कि अपने आप को हर साल बेहतर बनाने के लिए पहले से ही प्लानिंग करके रहती है कि हम अगले साल अपने बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे। कंपटीशन को फेस करने के लिए बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करना ज़रूरी होता है। तो हर फर्म एक लेवल पर प्लानिंग करके चलती है, एक अमाउंट की प्लानिंग करके चलती है कि इतना तो हम अगले साल इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा ज़रूर लगाएंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इतनी टेक्नोलॉजी पे हम इतना खर्चा तो ज़रूर करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये आइडिया होता है पहले से कि हर फर्म अपने बिज़नेस को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, अपने बिज़नेस में नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर करेगी, इतनी इन्वेस्टमेंट पर खर्चा तो ज़रूर करेगी, इतनी प्लानिंग तो ज़रूर करेगी, चाहे उनके बिज़नेस में इनकम हो, प्रॉफिट हो या ना हो। तो जब इनकम को ध्यान में ना रखकर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान देते हैं, इनकम को नहीं देखते प्रॉफिट को नहीं देखते कि प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के एग्रीगेट डिमांड हो गई 60। फिर हमारी जैसे इनकम बढ़ी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो गई 140 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मिला के। तो इस तरीके से ये आपको शेड्यूल दिया हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के एग्रीगेट डिमांड बन रही है। ये इनकम है
लेफ्ट हैंड साइड में इनकम का दिया हुआ है 100, 200, 300, 400, 500, 600 और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड दे रखी है 60, 140, 220, 300, 380, 460 और 540। ये उसी के हिसाब से आपका ये डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पर इनकम है और वाई एक्सिस पे हमारा कंजम्पशन है। यहाँ पर ये डॉट डॉट में आई लिखा हुआ है, जो आर पॉइंट से आई जा रहा है ये आपका इन्वेस्टमेंट है ऑटोनोमियस जो फर्म करती है, और जो ये सी जा रहा है एस पॉइंट से ये आपका कंजम्पशन है जो हाउस होल्ड करती है। आर और एस पॉइंट दोनों हमारे वाई एक्सिस पे हैं, इसका मतलब इसे बोलते हैं ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमियस कंजम्पशन, मतलब जीरो लेवल पे। अभी हमारी इनकम जनरेट ही नहीं हुई है, हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी होता है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। जब आई और सी को दोनों को मिला देंगे तो हमारा ऊपर की तरफ टी पॉइंट पे एडी बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, जो सी प्लस आई को मिलाकर है। अब यहाँ पर जो आपका आर और एस पॉइंट दे रखा है सी और आई के लिए, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे हम सी बार से डिनोट करेंगे। सी बार का मतलब होता है यहाँ पर कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल। एक हाउस होल्ड को एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो करना ही पड़ता है, चाहे इनकम हो चाहे ना हो। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एग्रीगेट डिमांड। पहला पॉइंट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये तो हमने मानना ही है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म और हाउस होल्ड करेगी उन दोनों को मिला के एग्रीगेट डिमांड हमने एज्यूम करना है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव कंजम्पशन। कंजम्पशन जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है कंजम्पशन भी बढ़ता चला जाता है। इनकम अगर ज़ीरो भी होगी तब भी हमारी कंजम्पशन पॉजिटिव रहेगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी। तीसरा स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है। स्लोप जो होता है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ चलता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी कंजम्पशन का ग्राफ भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। स्लोप ऑफ ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट कर्व। जो इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इनकम की जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की जो इनकम की लाइन होती है उसी के पैरेलल हमारी इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। इसका मतलब हमारी इनकम चाहे कितनी भी बढ़ती रहे, इन्वेस्टमेंट तो हमारी उतनी रहेगी जितनी है, ठीक है। अगर 20 करोड़ की है तो 20 करोड़ रहेगी। ये प्लानिंग हर फर्म करती है, आगे आने वाले 1 साल के लिए गवर्नमेंट ऐसा आइडिया लेके चलती है अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। उसके बाद है जो एडी कर्व का स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, जो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड है, जो टोटल डिमांड है फर्म की, जो पूरे कंट्री में कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड है, वो इनकम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। अब हम पढ़ते हैं एग्रीगेट की डिमांड की एक डेफिनेशन एक बार दोबारा से। ऑल द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी हमारे सेक्टर्स होते हैं, फिलहाल के लिए तो हमने 2 सेक्टर लेने हैं, लेकिन होते हमारे 4 सेक्टर हैं, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर, फर्म एंड हाउस होल्ड। आर प्लानिंग टू बाय, सभी प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने के लिए, एंड प्लानिंग टू डू एक्सपेंडिचर, या हम कहें कि प्लानिंग कर रहे हैं खर्चा करने के लिए, फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी पूरी कंट्री में इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज बनाई जा रही हैं उसका कंजम्पशन करने के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड, एक पीरियड के दौरान, जो कि है अकाउंटिंग ईयर, मतलब 12 महीने का। तो जब 12 महीने के अंदर सारे के सारे सेक्टर मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम सारे के सारी कंट्री में इतना गुड्स कंज्यूम करेंगे, इतना गुड्स पे खर्चा करेंगे, वो टोटल मिला के जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो ये था आज की क्लास के लिए आपका एग्रीगेट डिमांड और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हमने आज एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा, उसके शेड्यूल और उसके डायग्राम के बारे में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.